हाँ जी, तो हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। हमने मेवाड़ के किसान आंदोलन पढ़े थे, हमने उसके बाद बूंदी में किसान आंदोलन पढ़ा था, अलवर में किसान आंदोलन पढ़े थे और शेखावाटी में किसान आंदोलन पढ़े थे। पिछले वाले तो रिवीजन करवाते हुए मुझे 2-3 दिन हो गए। मैं कल वाला रिवीजन आपको फटाफट करवा देता हूँ। शेखावाटी वाले किसान आंदोलन, मैंने बताया था कि जयपुर रियासत का पश्चिमी भूभाग, जो कि कछवाहा वंश की एक उपशाखा शेखावत द्वारा शासित होने की वजह से शेखावटी कहलाता था, जिसमें सिक्कर सेमी इंडिपेंडेंट ठिकाना हुआ करता था और पंचपाने हुआ करते थे। उन्हें पंचपानों के नाम देखे तो उसमें बिसाऊ, नवलगढ़, डूंडलोद, मंडावा, मलसीसर। ज्यादातर जाट किसान थे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जाट किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। 1922 में राव राजा कल्याण सिंह जब सिक्कर में सामंत बने, उसके बाद में स्थिति उत्पन्न हुई थी। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी नेता के रूप में यहाँ आए और उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किया। रामनारायण चौधरी उस समय राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हुआ करते थे, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करते थे। सरकार ने जब आंदोलन इन्होंने चलाया तो सरकार ने कहा कि भाई रामनारायण जी का भी आना बैन है और तरुण राजस्थान का आना भी बैन है। रामनारायण जी के प्रयासों से लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में खबरें छपी। पैट्रिक लॉरेंस वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये सब मांगे उठाता है। 1931 के आसपास भरतपुर के एक नेता ठाकुर देसराज इसके साथ जुड़े। उन्होंने एक संगठन बनाया 1931 में, राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा। 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन झुंझुनू में हुआ, उससे किसानों में और जागृति हुई। और 1933 में सिक्कर के पलथाना नाम के गांव के अंदर जो राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा थी, उनका भी सम्मिट किया गया, उनका अधिवेशन यहाँ पर किया गया। कहा गया कि अब अपने को जागृति फैलाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाना चाहिए। और 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के अवसर पर सिक्कर में एक जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक ठाकुर देसराज थे, पुरोहित जी खेमराज शर्मा थे और जो यज्ञमान थे वो उसके कुंवर हुक्म सिंह जी थे। उसके बाद 1935 के अंदर सामंत से लगभग बातों पर समझौता हो जाता है। हालांकि 1938 में प्रजामंडल के गठन के बाद में आंदोलन फिर जोर पकड़ता है। फाइनली 1947 में जब मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री और राजस्व मंत्री बने टीकाराम पालीवाल, उसके बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। हमने कुछ घटनाएं पढ़ी थी इससे संबंधित। एक मैंने संगठन बताया था और अमर सेवा समिति जो कि चिड़ावा में बनी थी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने बनाई थी। उसने अकाल राहत कार्य चलाए थे, सामंती शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भाग लिया था। फिर 3 बड़ी बड़ी सी घटनाएं बताई थी मैंने आपको। कटराथल सम्मेलन बताया था 25 अप्रैल 1934 का। 10,000 से अधिक महिलाएं इसलिए इकट्ठी होती है कि सिहोट के सामंत मान सिंह ने सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसकी अध्यक्षा किशोरी देवी थी और मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थे। फिर एक कुदन हत्याकांड इस घटना के 1 साल बाद पड़ा था। तब धापी देवी नाम की एक महिला के मना करने पर किसानों ने बढ़े हुए दर से भू राजस्व देने से मना कर दिया। कैप्टन वेब की फायरिंग में चेतराम, टिकूराम, तुलसाराम और आसाराम नामक किसान वहां पर शहीद हो गए थे और इसकी चर्चा भी हाउस ऑफ कॉमन्स में भी थी। फिर एक जयसिंहपुरा हत्याकांड पड़ा था 21 जून 1934 का, जब डूंडलोद के सामंत के भाई ईश्वरी सिंह ने वहां पर फायरिंग कर दी थी और किसान शहीद हुए। और ये पहला ऐसा हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिलनी संभव हो पाई थी। ये बड़ी बड़ी सी चर्चाएं हमने कल की थी। कहने को तो मारवाड़ में भी किसान आंदोलन हुआ था और बीकानेर में भी किसान आंदोलन हुआ था, पर वो जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं प्रजामंडलों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जहां मैं प्रजामंडल पढ़ाता हूं तो जहां मारवाड़ पढ़ाऊंगा वहां मारवाड़ किसान आंदोलन की बड़ी बड़ी बातें बता दूं, जहां मैं बीकानेर पढ़ाऊंगा वहां बीकानेर किसान आंदोलन की बातें बता दूं। क्योंकि यहाँ जब मैं वो पढ़ाता हूं तो बीच में प्रजामंडल आता है। चूंकि मैं आपको प्रजामंडल अभी तक मैंने नहीं पढ़ाए हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि ये क्या बला है, ये क्या हो गया। तो वो 2 जो होंगे वो मैं वहां पर आपको बता दूंगा। इक्का दुक्का बात कोई भरतपुर की भी होगी तो वो भी मैं वहीं पर आपको समझा दूंगा। आज हम जो ये किसान आंदोलन हो गए थे, आज हम बात करेंगे कि इन किसान आंदोलनों के कारण क्या थे, इन किसान आंदोलनों की विशेषताएं क्या क्या थी, इन किसान आंदोलनों के परिणाम या प्रभाव क्या क्या निकले थे। वो जो अपने शब्दों में जिसको हम बोलते हैं कि जो मेंस के टॉपिक है वो करेंगे। और जहां तक मुझे याद आता है पिछले साल के मेंस में क्वेश्चन था कि राजस्थान में किसान आंदोलनों के कारण क्या रहे थे, तो आज हम उनकी बात करेंगे। मैं आज वापस वो मैं पीपीटी नहीं बना के लाया। मुझे लगता है कि यार ये मेंस वाली चीजें होती है, समझने की चीजें होती है, उन की पॉइंट्स को पकड़ने की बातें होती है, हमें लिखना होता है। मैं बोर्ड पे जितना लिखूंगा शायद आपके उतना ज्यादा अच्छे से समझ के अंदर आ पाएगा। फैक्चुअली में तो क्या बहुत सारी चीजें होती है, तो ठीक है थोड़ी उतार ली, थोड़ी आप समझा दो उनको उस हिसाब से, तो आपकी याद हो जाती है। तो प्लीज आप थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट करना। और यदि आपको लगे कि नहीं इस तरीके से नहीं आता, उस पीपीटी वाले तरीके से आपको समझ में आता है, तो भी आप बता सकते हैं। तो अगली बार मैं किसी के कारण परिणाम पढ़ाऊं तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ाता हूं, वो जैसा आप कहेंगे वैसा कर लिया जाएगा। हम वो मेंस वाला टॉपिक लेते हैं। पीजेंट मूवमेंट की बात कर रहे थे हम, किसान आंदोलन की बात कर रहे थे।
एक तो देखो मेंस में ये चीजें भी पूछी जा सकती है कि बिजोलिया किसान आंदोलन तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है उनका, पूरा बड़ा सा वो पूछ सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, बेगू किसान आंदोलन, इनमें से कोई उठा के वो सीधा सीधा किसान आंदोलन भी आपसे पूछ सकते हैं। या घटनाएं कि गोविंदपुरा हत्याकांड क्या था, डाबी हत्याकांड क्या था, निमुचना हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं, या कुदन हत्याकांड क्या है, कटराथल सम्मेलन के बारे में, उपरमाल पंच बोर्ड के बारे में बताइए, डाबी किसान पंचायत के बारे में बताइए। ऐसे सवाल भी 15 शब्दों में और 50 शब्दों में पूछे जा सकते हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि अब तक जो पढ़ाया था वो तो प्री का है, अब सर मेंस का पढ़ाएंगे। इस तैयारी में ऐसा सीधा सीधा सा विभाजन, डिवीजन नहीं किया जा सकता। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर तमाम चीजें आती है, जिसमें प्री की भी चीजें आती है और जिसमें मेंस की भी बातें आती है। हालांकि जब हम एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट का, हम कहते हैं कि ये जो फाउंडेशन बैच होता है ये प्री और मेंस की तैयारी करवाई जाती है हमारे द्वारा, पर मुझे लगता है कि यदि कोई इनको ढंग से देखता है, ढंग से समझता है, ढंग से क्लास लेता है, तो ये अपने आप में इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। किसी भी टीचर द्वारा बीच बीच में जो इधर उधर की खूब सारी बातें बोली जाती है, हालांकि कई स्टूडेंट को लग सकता है उसके अंदर कि यार बीच में अपना रेडियो स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ाई की तो बात कराते नहीं, सीधी सीधी तो बात बताते नहीं, इधर उधर की दूसरी बात बताने लग जाते हैं। वो उसकी मर्जी है, पर वाकई यदि आप उस पर गंभीरता से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वो चीजें बेहद काम की है। और मैं आपको और बताऊं कि आपको लगेगा भी नहीं, स्ने स्ने धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके दिमाग में खुद ही अपने आप कुछ चीजें ऐसी आ जाएगी कि आपके वो जो ग्रूमिंग कहें, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहें, वो सब चीजें उनके माध्यम से होती है। तो ये वास्तव में पैकेज है जिसमें हम एक साथ प्री की भी फैक्चुअल भी पढ़ रहे होते हैं, हम मेंस में क्या लिखना होता है वो भी देख रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम इंटरव्यू के अंदर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कि विचार कैसे प्रकट करने हैं, डायमेंशन क्या हो सकती है, वो तमाम चीजें भी देखते हैं। तो ये नहीं मान लिया जाए कोई, कई बार क्या मैं जैसे ही कहता हूँ अब हम मेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे और स्टूडेंट अपने दिमाग में बनाता है कि पहले वाला प्री था अब मेंस है, ऐसा कोई विभाजन नहीं होता है। ये प्योर मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जवाब देता हूं। मैं फिर कहूंगा, जब मैं ये कहता हूं ये प्योर मेंस का बन जाता है, इसका मतलब भी कतई नहीं है कि ये प्री में नहीं आएगा। आरपीएससी ने पिछले 2-3 साल से 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर देने शुरू कर दिए जिनके अंदर होता वो मेंस टाइप की चीज है, पर वो प्री में पूछ लेता है। कि मैं कहता हूं कि मेंस में पूछे जाएंगे कि किसान आंदोलनों के कारण क्या थे। क्या प्री में से नहीं पूछा जा सकता कि राजस्थान के किसान आंदोलनों में इनमें से कौन सा कारण नहीं था, और 4 कारण दे और एक कारण को ऐसा लिख दे? स्वाभाविक सी बात है, पूछा जा सकता है। तो आप चीजों को उस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही लेने की कोशिश करना, कोई दूसरा तरीका मत निकालना उनका। हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे, क्या क्या चीज पढ़नी है मैं पहले थोड़ी सी वो बता दूं अपने को। कारण पढ़ेंगे, कोजेज, रीजंस। मेरा खूब बार आपको बताया हुआ है कि किसी भी घटना से पहले होने वाली तमाम घटनाएं होती है वो कारण होती है, किसी भी घटना के बाद होने वाली तमाम घटनाएं जो होती है वो परिणाम होती है। परिणाम कह दो, आप इनको प्रभाव कह दो, जो भला लगे, जो अच्छा लगे। अंग्रेजी में कहो तो इनको आप कोजेज कहो, रिजल्ट्स कहो, सॉरी कोजेज कहो, रीजंस कहो। परिणाम को आप रिजल्ट बोलो, कॉन्सिक्वेंस बोलो, तो जो अच्छा लगे आपके वो बोला जा सकता है। एक चीज हम किसान आंदोलन वाले में और पढ़ेंगे, विशेषताएं। आपके इंग्लिश में बोले तो फीचर्स। तो हम कोजेस देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, उनके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, उनका रिजल्ट देखेंगे। ये तमाम बातें आज हम करेंगे, इनकी बातें हम आज करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा और बताता हूं। जब हम किसान आंदोलनों की बात करते हैं, हालांकि होना ये चाहिए कि ये जो चीजें मैं आपको कारण वाली बता रहा हूं ये किसान आंदोलन शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको, कि पहले उनके कारण पढ़ूं। पर मुझे लगता है यार उसमें खूब सारी टर्म ऐसे आती है कि जब मैं कारण पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि इसका एक कारण चौरी कर भी था, और मुझे लगता है जब स्टूडेंट को चौरी कर ही नहीं पता तो मैं उसको कारणों में कैसे समझा दूं। इसलिए पहले मुझे लगता है पहले मैं घटनाएं बता दूं सारी, तो एक बड़ा बड़ा सा खाका तैयार हो जाता है इनके दिमाग में, और फिर ये चीजें समझानी थोड़ी सरल हो जाती है। और मेरी इतनी बार बीच के अंदर बोली हुई है कि स्टूडेंट के थोड़ा एक माइंड मैप है दिमाग के अंदर, थोड़ा सा मैं और बताऊंगा तो वो मैपिंग, उसके इंडेक्सिंग थोड़ी ढंग से बन जाएगी अपने आप में। मैं थोड़ी चीजें और समझाता हूं। देखो, मैं अपने राजस्थान की एक स्थिति बताऊं आपको। अपने राजस्थान में जो भूमि थी, लैंड, 2 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। बताया वो मेरा खूब बार, मेरे बिना लिखे भी आपके दिमाग में आ गया होगा
कि सर लिखेंगे कि एक तो होती थी खालसा, एक होती थी जागीर। ये भी आपके दिमाग में आया होगा कि खालसा भूमि वह है जो सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय किंग। सीधे राजा के नियंत्रण में। जागीर कौन सी? जो सामंतों के पास हुआ करती थी, फीडल लॉर्ड्स जो हुआ करते थे, उनके पास जो भूमि हुआ करती थी उसको जागीर कह दो, इसको खालसा कह दो। मैं इसका रेशियो बताऊं आपको तो राजस्थान में यदि मैं टोटल जमीन ले लूं तो खालसा थी 40% और जागीर थी 60%। पूरे राजस्थान की जमीन निकाल लूं तो मैं ये कहूंगा कि खालसा जमीन 40% थी और जागीरी जो जमीन थी वो 60% हुआ करती थी। ये तो पूरे राजस्थान का रेशियो निकाल के मैंने आपको दिया, ठीक है। और समझाता हूं मैं एक बात, देखो दो प्रकार की जमीन बताई मैंने, एक तो होती है खालसा, एक होती है जागीर। दक्षिणी राजस्थान मतलब सदर्न राजस्थान, सॉरी पूर्वी राजस्थान मतलब ईस्टर्न राजस्थान, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान मतलब सदर्न ईस्टर्न राजस्थान, इनमें तो खालसा ज्यादा थे। आप इनको क्षेत्र बांटना चाहेंगे तो मैं कहूंगा ये बड़े बड़े से जो मैं नाम लूं तो अलवर, कोटा, बूंदी, ये वाला जो इलाका है, मैंने ये उदाहरण स्वरूप बताया, आपने इतना याद रखना है कि पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वाला जो इलाका था, ईस्टर्न राजस्थान और साउथ ईस्ट राजस्थान वाला जो इलाका था, इसमें तो खालसा भूमि ज्यादा हुआ करती थी, इनमें जागीर कम थी और खालसा ज्यादा थी। पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, अपने नाम लो तो आप बड़े बड़े से आपके जो भी दिमाग में, जोधपुर, बीकानेर वाला, इनके अंदर जागीर वाली ज्यादा थे। ये थोड़े से प्री के फैक्ट ही मानिए आप, एक बार को सीधा क्वेश्चन पूछ लेगी राजपुताना में खालसा भूमि जागीर भूमि की अपेक्षा अधिक होती थी, फिर कोई एक दूसरा दे दे कि पश्चिमी राजस्थान में जागीर भूमि खालसा भूमि की अपेक्षा अधिक होती थी, और वो कदे इनमें से सत्य कथन बताइए और असत्य कथन बताइए। तो अपने दिमाग में थोड़ा सा माइंड मैप रहेगी। ऑल ओवर राजस्थान का करें तो मैंने वापस बता दिया, देखो आप देख ले कि ऑल ओवर राजस्थान करोगे तब तो खालसा 40% है और जागीर 60% है। अलग अलग लोग हैं तो खालसा पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो खालसा ज्यादा है और जागीर कम है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जागीर ज्यादा है, खालसा कम है। ये मोटी मोटी सी बात। फिर एक चीज मैं और समझाता हूं। ये तो हमने पढ़ी भूमि की स्थिति, अब और क्या स्थिति ये थी कि राजा के नीचे सामंत और सामंत के नीचे किसान। यह माना जाता था कि राजा अपनी भूमि सामंत को दे रहा है, सामंत अपनी भूमि किसान को दे रहा है, इसलिए किसान सामंत को टैक्स देगा और सामंत जो होंगे वो राजा को टैक्स दे देंगे। ये सीधा सा सिस्टम ये माना जाता था। इसका मतलब है कि राजा है वो सामंत पे डिपेंड करता है और सामंत है वो किसान पे डिपेंड करता है। अंतर संबंध है आपस में, इनमें आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये लोग। राजा को सामंत की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि राजा को टैक्स पहुंचाने का काम कौन करेंगे? सामंत। वो जो इलाका सामंत को दिया हुआ है वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन संभालेगा? सामंत। राजा को जब भी सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी तो सैनिक कौन लेके आएगा? तो सामंत। तो राजा पूरी तरीके से मिलिट्री डिपेंडेंसी के लिए, अपने इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के लिए सामंत पे निर्भर किया करता था, उस पर डिपेंड था। सामंत किसानों पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि सामंत की तो इकोनॉमी का एक बड़ा सोर्स ही किसान है, कि किसान खेती करेंगे, खेती में जो भी इनकम होगी उस इनकम के ऊपर वो टैक्स लेगा, वो सामंत के पास जाएगा। फिर सामंत के भी सैनिक आएंगे कहां से? आएंगे तो उस जनता से। सैनिकों की भर्ती करनी पड़ेगी तो वो भी उनके अंदर से भर्ती किया करता था। और हम तो देखते हैं कि बिजोलिया के अंदर राव केशव दास ने धाकड़ किसानों की सहायता से मराठों को बाहर भगाया था। तो जनता का योगदान तो होता ही था।
और चूंकि जनता को लगता था ये हमारा देश है, ये हमारे देश का मालिक है, ये हमारे देश का शासन है, इसलिए इसकी सहायता करनी चाहिए, ये अपने रक्षा करता है, इसके बदले में इसको टैक्स देना चाहिए। तो आपस में एक सिस्टम से बंधे हुए थे वो लोग। और बात बताऊं, दो प्रकार के एरिया पढ़े हमने, एक तो खालसा और एक जागीर। खालसा वाले जो इलाके थे इनमें लैंड सेटलमेंट हो गया था, भूमि बंदोबस्त हो गया था, भूमि वगैरह नाप दी गई थी, किसके पास कितनी जमीन है, उस जमीन पे कितना टैक्स लगेगा, कौन कौन से टैक्स लगेंगे, ये तमाम बातें तय कर दी गई थी। और ये टैक्स लिए भी नगद जाते थे, कैश में लिए जाएंगे। खालसा क्षेत्रों में ज्यादातर के अंदर कैश के अंदर टैक्स लिए जाते थे। इधर थोड़ा लफड़ा था जागीर वाले, इधर अभी तक लैंड सेटलमेंट हुए नहीं थे। यहां पर हुए नहीं, लैंड सेटलमेंट नहीं हुए, तो टैक्स वगैरह निर्धारित नहीं थे, डिसाइड नहीं थे पहले से कि भाई कितने लिए जाएंगे कितने नहीं लिए जाएंगे। ये किस पे डिपेंड करेंगे, तो जागीरदार पे, सामंत, फ्यूडल लॉर्ड जो है उस पर डिपेंड करते थे। अपने हिसाब से वो टैक्स लिया करता था, जब जी में आता तब बढ़ा भी लिया करता था। इधर ये भी नहीं था, लैंड सेटलमेंट में एक व्यवस्था थी, भाई इतने साल ये रहेंगे, उसके बाद वापस लैंड सेटलमेंट होगा, उसके अंदर टैक्स बढ़ाए जाएंगे। हर राज्य की अलग अलग थी, पर एक निश्चित व्यवस्था हुआ करती थी। यहां पे टैक्स नकदी में नहीं लिया जाता था, यहां पे जो टैक्स था वो फसल के रूप में लिया जाता। आपके जो फसल हुई है उसी के रूप में दे दो, या उसको बोलते जिन्स। जिन्स का मतलब था वस्तु, कमोडिटी। कमोडिटी जो भी है, जो वस्तु है, जो जिन्स है, जो फसल है, वही टैक्स के रूप में आपके ली जाएगी। अंतर देखना थोड़ा सा इन बातों का। तो राजा के नीचे सामंत होते, सामंत के नीचे किसान होते। खालसा में भूमि बंदोबस्त हो गए थे, नकदी में लगान लिया जाता। जागीर में लैंड सेटलमेंट नहीं हुए और फसल के कमोडिटी के जिन्स के रूप में लगान लिए जाते थे। अंग्रेजों के आने से पहले तक यह व्यवस्था बहुत मधुरतापूर्ण थी। कारण मैंने बता ही दिया, राजा सामंत पे डिपेंड करता है, सामंत किसानों पे डिपेंड करता है। तो आपसी तालमेल से सब लोग उस सिस्टम को बनाए हुए थे, उस सिस्टम के अंदर बने हुए थे। अंग्रेजों के आने के बाद अब राजा के ऊपर एक चीज और आ गई, अंग्रेज। अब राजा को अंग्रेजों को पैसे देने पड़ते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए वो अंग्रेजों को पैसे देता है। यहां से किसानों पे एक ट्रिपल कंट्रोल लागू हुआ। अंग्रेज है, अंग्रेज के नीचे राजा है, राजा के नीचे सामंत है, सामंत के नीचे किसान है। ये जो तिहरा नियंत्रण था, ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हुआ, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने वाला साबित हुआ उनको। फिर इसके अंदर एक चीज हो रही कि ये जब नियंत्रण आ गया, अंग्रेजों ने बाकी पूरे भारत के अंदर जहां भी शासन किया था, वहां का जो लोकल सिस्टम था उसको खत्म करके अपना ही सिस्टम लागू कर दिया था। कि कहीं पर उन्होंने राजा को हराया, अंग्रेजों का राजा भाग, यहां से हमारा खुद का सिस्टम है। सामंत को हटाया, हमारा खुद का सिस्टम है। लेकिन अपने राजस्थान में अंग्रेजों ने राजाओं तथा सामंतों को खत्म नहीं किया, उल्टा उन्होंने राजाओं और सामंतों के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया। एक अलायंस बन जाता है, किस किस के बीच में, तो अंग्रेजों का जो उपनिवेशवाद है, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, और अपना जो सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म, या मैं कहूं अपना स्थानीय सामंतवाद, लोकल फ्यूडलिज्म, इसके बीच में कोलैबोरेशन था। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन और लोकल फ्यूडलिज्म के बीच में एक अलायंस बन गया था, एक कोलैबोरेशन बन गया था। इसलिए शोषण करने के तरीके बढ़ गए थे, शोषण करने के माध्यम जो थे, मीडियम जो थे, उनमें बढ़ोतरी हो गई थी। एक ट्रिपल कंट्रोल काम करने लग गया था। तो ये बातें भी थोड़ी दिमाग के अंदर रखना, क्योंकि आगे मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो आपके दिमाग के अंदर रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं, लो अब एक एक चीज ले लेते हैं अपना। मैं वापस समझा दूं एक बार थोड़ा सा। लो, किसान आंदोलनों में हम कारण पढ़ेंगे, मतलब कॉजेज पढ़ेंगे, उनके फीचर्स पढ़ेंगे, उनके कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे, रिजल्ट्स पढ़ेंगे। टोटल राजस्थान की बात की जाए तो खालसा भूमि 40% थी, जागीर भूमि 60% थी, अर्थात जागीर भूमि अधिक है। लेकिन पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खालसा भूमि अधिक थी और जागीर भूमि कम थी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में जागीर भूमि अधिक थी और खालसा भूमि कम हुआ करती थी।
राजा सामंतों पे डिपेंड था, सामंत किसानों पे डिपेंड थे। अंग्रेजों के आने के बाद में राजा अंग्रेजों को कर वगैरह और देने लग गया था, तो अब अंग्रेज राजा और सामंतों के रूप में ट्रिपल कंट्रोल किसानों पर काम करने लग गया था। खालसा भूमि में भूमि बंदोबस्त हो गए थे और नकदी में लगान लिया जाता था, केस के अंदर टैक्स लिया जाता था, जागीरों के अंदर लैंड सेटलमेंट नहीं हो पाए थे। अभी तक जो लगान था वो जिन्स में लिया जाता था, कॉमोडिटी में लिया जाता था, फसल के रूप में, अनाज के रूप में लिया जाता था। और अंग्रेजों ने अपने राजस्थान में सामंतवाद को, राजाओं को खत्म करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। उल्टा उन्होंने यहाँ के राजाओं के, यहाँ के सामंतों के साथ में गठबंधन कर लिया था। और ये ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन और लोकल फ्यूडलिज्म का एक शानदार उदाहरण अपने राजस्थान बन के रह गया था। इसलिए शोषण ज्यादा हो गया। अब अपने आगे बढ़ते हैं, अब एक एक चीज लेते हैं। कारण, अब देखो कारण पढ़ते हैं। देखो क्या कारण रहे होंगे। वैसे तो अब मैं आपको कहूं तो आप कहोगे सर कारण तो आपने पढ़ा ही दिए। बिजोलिया के कारण मैंने बताए, बेगू के बताए थे, बूंदी के बताए थे, शेखावाटी में अलग बताए, अलवर में अलग बताए। तो आप सारे कारणों को एक साथ इकट्ठा करोगे तो कृषक असंतोष के कारण निकल के आ जाएंगे। पर हम इनमें कॉमन चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, अलग अलग वालों की जगह कॉमन एक साथ ले लेते हैं और उन कॉमन के माध्यम से पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है, वो हमारे कारण। अच्छा, किसानों, अब कतई को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, आप कर लेंगे। ऐसा कुछ ही नहीं कि ये कोई एग्जैक्टली यूं ब्रह्म वाक्य लिखे हुए होंगे और हमें वो के वो याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा दिमाग की कसरत है। जैसे कैसे कि किसानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन क्यों होगा उस समय में, तो भू राजस्व के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए होगा। अच्छा, क्या हो सकता है लैंड रेवेन्यू में जब आंदोलन करेंगे किसान, तो हम कहेंगे लैंड रेवेन्यू अधिक होता था। लैंड रेवेन्यू ज्यादा है, इस वजह से किसान आंदोलन करेंगे। जागीरदार समय समय पर बढ़ा दिया करता, जब जीमी आती तब बढ़ोतरी कर दी जाती। तो जागीर वाले क्षेत्रों में तो समस्या ये कि जागीरदार के जब जीमी आती तब बढ़ा देता है। हम कहते हैं खालसा वाले में तो बढ़ोतरी नहीं होती थी, पर खालसा वाले में नकदी में लिया जाता था और नकदी के लिए महाजनों के पास, साहूकारों के पास जाना पड़ता था, क्योंकि किसान के पास नकदी आएगी कहां से। अपने यहाँ पे कोई नकदी फसलें ज्यादा होती भी नहीं थी, कैश क्रॉप जिनको बोलते हैं। अपने यहाँ पे ज्यादातर फूड ग्रेन हुआ करते थे और फूड ग्रेन का बिकना थोड़ा कम था कैश क्रॉप की अपेक्षा। बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक चीज दो दूसरी चीज लो। तो किसानों के पास में नकदी बहुत कम हुआ करती थी, या फसल जब बिकेगी तब उनके पास नकदी आएगी। तो कहा गया कि साहब हर इलाके में एक महाजन होगा, वो महाजन नकदी दे देगा आपको, उससे ले लो और उससे लेके आप टैक्स जमा करवा दो। और महाजनों को भी बाकायदा यूं किया गया कि भाई तू इनको नकदी देगा और इसके नकदी के माध्यम से इनको ले लेगा। महाजन के तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैश दे दिया करता, कैश से किसान अपना टैक्स भर दिया करता। पर वो जो पैसे लिए जाते वो फिर किसान से चुकते नहीं थे। पुरानी भारतीय फिल्में आप देखते हैं तो उनमें देखते हैं कि फिर एक बार किसान साहूकार की बही में अंगूठा लगा दिया करता था, तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाता था। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज वो जुड़ता चला जाता था। हम जब इतने पढ़ लिख लिए तो भी मैथ्स में चक्रवर्ती ब्याज फॉर्मूला आने के बावजूद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। इमेजिन कीजिए एक अनपढ़ आदमी तो उसको कैसे समझ पाता होगा। इसलिए खालसा वाले क्षेत्रों में जहां पे नगद भू राजस्व लेने की बात थी, वहां पे किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गया, लेंडर्स उनमें ट्रैप हो गया। देखना आप बात, लैंड रेवेन्यू हाई था, जागीरदार टाइम टू टाइम लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया करते थे। जो साहूकार है उनसे नकदी टैक्स जमा करवाने के लिए नकदी लेनी पड़ती, कैश लेना पड़ता और उस पर ब्याज वगैरह बहुत ज्यादा लगता और किसान उस चंगुल के अंदर फंस के रह जाया करता था। तो मैंने कभी पहले भी बताया होगा और मैं अब भी बता रहा हूं। इसलिए किसान के और साहूकार के बीच में रिश्ते कभी भी मधुर नहीं रहे हैं। साहूकार मतलब लेंडर, महाजन,
उनके बीच के रिश्ते कभी भी उतने अच्छे नहीं हो सकते। और हमेशा किसान साहूकारों को भला बुरा कहते ही रहते हैं कि हमारे पैसे ज्यादा लगाता है, ब्याज ज्यादा लगाता है, पर मजबूरी थी, उसको जाना वहीं पड़ेगा, इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं था। मैंने पहली बार यह सुना है इस किसान आंदोलन में कि किसान कह रहे हैं कि हमें साहूकारों के साथ ही रहना है, हमारे और साहूकारों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं। मैं इस बात को केवल नहीं समझ पा रहा कि कृषि बिल गलत हो सकता है, किसानों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है, पर बीच में ये जो कि भाई आड़ती साहूकार, वो तुम्हारे लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं, बिचौलिए वो तुम्हारे लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं। और अब तक हर किसान गालियां निकालता था। आप फिल्में उठा के देख लीजिए, साहित्य उठा के देख लीजिए, इन पंजाबियों के तो सारे गाने सुन लीजिए, सब गानों के अंदर मिलेगा आड़तियों के पास जाते जाते बापू की चप्पलें घिस गई, लेकिन अभी तक वो टैक्स है, वो या नकदी है, जो ब्याज है वो हमारे से चुकता नहीं किया जा रहा है। तो साहूकारों के और किसानों के बीच में कभी भी रिलेशन इतने प्यारे, इतने मधुर नहीं रहे। तो ट्रैप रहा करते थे, उनकी ब्याज के चंगुल में एक बार फंस जाते वो ट्रैप रहता था। एक चीज जो हम बार बार पढ़ते हैं, इधर अकाल पड़ गया, पर अकाल के टाइम में भी कोई कंसेक्शन नहीं मिलता था, आपको रियायत नहीं दी जाती थी, रिबेट। अकाल के टाइम में भी किसी प्रकार की रिबेट नहीं, इस वजह से भी किसान परेशान थे। तो भू राजस्व की वजह से तो यही हो जाएगा, लैंड रेवेन्यू की वजह से क्या क्या परेशानियां हो सकती है, वो सारी परेशानी किसान आंदोलन की कमी है। टैक्स ज्यादा लोगे तो शोषण हो रहा है, बार बार बढ़ा दोगे तो टैक्स और ज्यादा हो गया तो शोषण हो जाएगा। आप साहूकार के पास गए, उसका ब्याज वगैरह बढ़ गया, वो आपकी जमीन ही छीन लेता था, ये भी शोषण अपने आप में। अकाल के टाइम भी छूट नहीं दे रहे, आप वैसे ही भिखा पड़ा हुआ आपके घर में, कुछ है नहीं, उल्टा आपको रुपए देने और पड़ रहे हैं, तो ये शोषण है अपने आप, एक्सप्लॉयटेशन है। ये एक चीज हुआ करती थी। फिर लगान के अलावा, ये तो भू राजस्व तो लगेगा, इसके अलावा कई अन्य लाग बाग और हुआ करती थी, अन्य प्रकार के हुआ करते। इसमें आप जोड़ना चाहो तो इसमें लाटा कुंता भी जोड़िए। इस लाटा कुंता से भी किसान परेशान थे। और हमने पढ़ा था कि शेखावटी वाले में तो उन्होंने कहना ही शुरू कर दिया था कि लुटेरी व्यवस्था, रोबरी सिस्टम अपने आप में आपका। हम और पढ़ते हैं, अन्य जो लाग बाग है वो बहुत अधिक हुआ करती थी। हम पढ़ते हैं कि भाई बिजोलिया में 84 प्रकार के टैक्स लग रहे थे, बेगू में 53 प्रकार के टैक्स लग रहे थे, बूंदी वाले में 25 प्रकार के टैक्स लग रहे थे। और अलग अलग यूं राज्यों में एक एक कोई टैक्स जोड़ा जाए ना तो इसे 300 प्रकार के टैक्स हो जाया करते थे। कहीं लगते कहीं नहीं लगते वो, पर यूं अलग अलग नाम आप करोगे, एक ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अब था क्या, शुरुआत के किसी टाइम के अंदर ये जो चीजें थी ये स्वैच्छिक थी, कि जब नया सामंत बनता तो किसान अपनी तरफ से गए, अपनी तरफ से, और जाके उसको भेंट दे के, गिफ्ट। अभी भी होता है, किसी अधिकारी की नियुक्ति हुई, अपने जाते हैं गुलदस्ता लेके, साहब हमारी तरफ से बुके भेंट कीजिए, स्वैच्छिक है। सामंत के बेटा हुआ, सामंत के बेटे की शादी हुई, किसान गए अपनी तरफ से जाके गिफ्ट देके। धीरे धीरे ये जो स्वैच्छिक था ये अनिवार्य हो गया, जो ऑप्शनल था ये कंपलसरी होने लग गया। इसलिए लाग बागों की संख्या इतनी बढ़ गई। पहले ये लाग बागों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी, उसके बाद में वो ज्यादा हर प्रकार की करी, चौरी कर, तलवार बंधाई कर, जकात कर। किसी टाइम में यह था कि किसान की मर्जी आई तो वो जब नया सामंत बना तो उसको जाके टैक्स दे के आया। टैक्स क्या दे के आया? गिफ्ट दे के आया, उसको भेंट दे के आया। उसको लगा ये काम ठीक है, उसने कहा ये हर बार किया जाएगा। कोई त्योहार के टाइम में किसान गया, उसने जाकर कहा भाई दिवाली के टाइम पे गया, उसने दिवाली के टाइम पे जाके अपनी तरफ से कुछ फसल खड़ी थी। किसान इस मामले में बहुत भला होता है, और उसने कह दिया लो साहब, खेत में गन्ने खड़े थे, जा गन्ने दे के आ गया, ये रख लेने चाहिए आपको, मेरी तरफ से गिफ्ट है। अगली बार दिवाली आई तो इस बार सामंत ने बंदे भेजे, गन्ने लाओ। धीरे धीरे वो जो स्वैच्छिक वाली बात है वो वहां से खत्म हो जाती है, उसमें कंपल्सन, अनिवार्य
अनिवार्य था, बाध्यकारी, बाउंडेशन वाला जो सिस्टम था वो लागू होने लग गया था। तो अन्य लागबागें बहुत अधिक हो गई थी, मैंने आपको बताई थी अन्य लागबागें कौन सी हुआ करती थी। तो ये भी अपने आप के अंदर एक बड़ा कारण हो गया। फिर बेगार, बेगार वाला सिस्टम आ गया कि बेगार ली जाती थी, फोर्स्ड लेबर, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे और उसके बदले में आपसे काम करवा लिया जाएगा। ये और शोषणकारी रूप, ये आदमी के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने वाली बात है अपने आप कि नहीं साहब, आप अपनी मर्जी से कहीं पर कुछ काम करना चाहो वो बात अलग है, पर आपकी मर्जी नहीं है, आपसे काम भी करवाया जा रहा है और उस काम के बदले में आपको मेहनत आना, आपको वेतनमान, आपको उसकी फी चुकाई नहीं जा रही है, तो बंदे को लगता है कि यार ये तो बात गलत है। और बड़ी एक चीज मैं एक दिन पहले बता चुका था कि राजा सामंत पे डिपेंड करता है, सामंत किसानों पे, ये हमने अभी देखा। राजा सामंत से दो तो सीधी सीधी से एक्सपेक्टेशन रखता था कि जब भी सेना की जरूरत पड़े तो सेना लेके आएगा। मिलिट्री डिपेंडेंसी पूरी तरीके से राजा की सामंत पर थी। और जितना एरिया तेरे को दिया है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख, यहां से टैक्स ले, एक हिस्सा खुद के पास रख और बाकी मेरे पास बेच। ये दो तो थे। फिर ऐसा माना जाता है कि राजा चूंकि मुखिया है इसलिए सभी सामंतों को उसको कुछ सेवाएं देनी पड़ेगी, सर्विसेज देनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाकरी बोलते उसको, मैंने बताई थी एक दिन। सामंत राजा को चाकरी दिया करते थे, सेवाएं, सर्विसेज दिया करते थे। क्या सेवाएं? राजा किसी किले का निर्माण करवा रहा है तो सामंत को बुलाता, भाई 10 दिन यहां की व्यवस्था तू संभाल, कहां से कौन सी चीज आएगी क्या नहीं आएगी यहीं देखना, यहीं रहे, राजधानी के अंदर रहे, या जहां उसकी वो पोस्टिंग लगा दी वहां पर रहे। तो राजमाता तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, सामंत को कहा साथ जाओ, सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी, महिलाएं जा रही है। तो राजकुमारी की शादी है, सामंत को बुलाया कि साहब ये टेंट वेंट सारे तेरे जिम्मेदारी है। वो अपनी सर्विसेज दिया करता था और सर्विसेज देने में उसे अच्छा भी लगता, क्योंकि सामंत कौन है तो राजा के भाई बंधु, है तो राजा के रिश्तेदार। राजमाता यदि राजा की माता लगती है तो सामंतों की भी कोई काकी साग भाबू लगती होगी। तुमको लगता है यार कर देना चाहिए इसमें, राजकुमारी राजा की बेटी है तो बाकियों की भी तो भतीजी है, तो सर्विसेज देने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने आगे राजा को कहा, तेरे को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बैठे हैं, तेरे तो कोई टेंशन आए तो एक बार भाई को मिस कॉल दे देना, आ जाएंगे फटाफट। तो राजा की सामंतों पे वो निर्भरता पूरी खत्म हो गई। और अब राजा ने सामंतों को कहा कि अब आपको चाकरी के लिए भी आने की आवश्यकता नहीं, मैं आदमी रख लूंगा, वो कर लेंगे अपने आप, पर इस चाकरी के बदले में, अब तक तुम मुझे सेवाएं देते थे, अब इसके बदले मुझे तो रुपए दो। चाकरी को रोकड़ में बदल दिया गया था, सर्विसेज को कैश में बदल दिया गया था। और जब चाकरी को रोकड़ के अंदर बदला गया तो इसकी वजह से सामंतों पे बड़ा प्रभाव पड़ा। अब सामंतों रुपए कहां से लेके, ये लागबाग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह था कि चाकरी को जब रोकड़ में बदला गया तो फिर सामंतों ने नए नए प्रकार के कर लगाने शुरू किए ताकि रुपए इकट्ठे किए जा सके, रुपए इकट्ठे करके राजा के पास पहुंचाए जा सके, तो रोकड़ के अंदर भेजे जा सके उसको। ये अपने आप में कारण था। और इकोनॉमी में 3 चीजें होती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि अंग्रेजों ने अपने यहां आने के बाद में अपनी जो भी इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दी थी, क्योंकि यदि आपकी यहाँ की इंडस्ट्री काम करती रहेगी तो यहाँ का सामान बनता रहेगा, यहाँ का सामान बनता रहेगा तो आपके लोग यहाँ का सामान ही खरीदते रहेंगे, लोकल स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे, तो अंग्रेजों का सामान बिकेगा नहीं। अंग्रेजों का मूल उद्देश्य तो सामान बेचना था, व्यापारी थे, वो बाणीय थे, अपना सपना मनी मनी है, बेचनी है, चीजें बेच के जानी है अपने को। तो क्या किया जाए, तो यहां के कुटीर उद्योग धंधों को खत्म ही कर दिया जाए। फिर तो यहां जब सामान बनेगा ही नहीं तो सामान की तो जरूरत पड़ेगी, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी, वो सामान की पूर्ति हम करेंगे, वो सप्लाई हम करेंगे तो अपना माल बिकेगा, अधिकाधिक धन की प्राप्ति होगी। और उपनिवेशवाद का मतलब यह होता है कि जहां पर आपने कब्जा किया है वहां का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाना आवश्यक है, आर्थिक शोषण। तो क्या किया उन्होंने इसके लिए, तो एक तो चूंकि वो पैसे वाले थे, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसे वाली थी,
तो उसने अपने यहाँ का पूरा रॉ मटेरियल ही उठा लिया। कि मान लो अपने कपड़ा उद्योग बहुत अच्छा काम करता था, तो कपड़ा उद्योग, मैं पूरे भारत की बात करूं तो, कि कपड़ा उद्योग बहुत अच्छा काम करता था। कपड़ा किससे बनता है? तो कपास। वो किसान के पास गए, उन्होंने कहा कपास दे। सारी कपास ही उन्होंने उठा ली, सारी कपास उठा के अपने देश ही बेच दी। वहां जो मैनचेस्टर और लिवरपूल की जो कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, उनके अंदर वो कपास यूज में आने लग गई। आपके यहाँ पे रॉ मटेरियल खत्म। जब रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या फैक्ट्रियां काम करेगी? नहीं। फिर आप कह दोगे सर सारा थोड़ी ले गए होंगे, थोड़ा बहुत तो बच गया होगा। हाँ, बच गया थोड़ा बहुत। तो जब थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल होगा तो सस्ता होगा या महंगा होगा? ऑब्वियस सी बात है, महंगा होगा। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होगी। अब ये देखो, महंगा रॉ मटेरियल खरीद के सामान बनाएगा, सामान सस्ता होगा या महंगा होगा? सामान महंगा होगा। तो सामान ज्यादा महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे कैसे? जब लोग खरीदेंगे नहीं तो फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। और बताया था मैंने, बॉम्बे पोर्ट बनाने के बाद मध्य एशिया से गुजरात पोर्ट, आगरा से सिंध जाने वाले रास्ते जो राजस्थान के अंदर से होके जाते थे, जो ट्रेड रूट हुआ करते थे, वो बर्बाद हो गए। उल्टा अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के व्यापारियों को कहा कि पधारो हमारे देश, हमारे क्षेत्र में आओ, ट्रांसपोर्टेशन पूरा मिलेगा, जमीन लीजिए आप, हम देंगे जमीन, उधार कहीं नहीं जाएगी। तो व्यापारी उधर निष्क्रमण कर गए। अब जो व्यापार ही खत्म हो गया तो कोई फैक्ट्री लगा के करेगा भी क्या? कोई उद्योग धंधा लगा के करेगा भी क्या? तो उद्योग धंधे बंद। पर जब उद्योग धंधे बंद होंगे तो उद्योग धंधों में जो जनता काम करती है वो कहां जाएगी? वो फिर एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ेगी। कृषि पर बोझ बढ़ गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री के बंद होने के कारण एग्रीकल्चर का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कहते 1891 के आसपास में लगभग 54% पॉपुलेशन थी राजस्थान में जो कृषि पे डिपेंड करती थी। 1891 के आसपास में तो ये स्थिति थी। और 1891 में जो 54% जनसंख्या कृषि पे डिपेंड करती थी, 1931 में 73% जनसंख्या थी जो कृषि पे डिपेंड हो गई थी। मतलब इन 40 सालों के अंदर लगभग 20% लोग एग्रीकल्चर पर और आ गए, क्योंकि उधर से उद्योग धंधे बंद होने शुरू हो गए थे। ये एक बड़ा रीजन रहा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग धंधे बंद, हो गए। तो इससे क्या होगा? तो कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी, एग्रीकल्चर लेबर काम कम और काम करने वाले ज्यादा, शोषण हो जाएगा अपने आप में। मैंने वो आंकड़े बताई दिए आपको। 1891 में वो 54% था, 1931 में वो 73% हो गया था। ये भी एक बड़ी काम की बात है कि ये चीज भी। और बताता हूं, देखो एक बड़ी जोरदार बात। कितने कारण लिख लिए थे? 5 लिख दिए थे। एक और देखो, बड़ी सी बात, जोरदार सी बात बताऊं। किसान जो था वो अंग्रेजों के आने के बाद कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ा। समझने वाली सी बात है। देखो कि पहले तो अपने बार्टर सिस्टम हुआ करता था, वस्तु विनिमय हुआ करता था। मेरे पास बाजरा है, मैं आपको बाजरा दे दूंगा। आप गेट अच्छा बनाते हो, आप मुझे गेट देते हो। मेरे पास गेहूं है, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। आप बर्तन अच्छे बनाते हो, मुझे बर्तन दे दो। जो आपके पास है वो आप दे दो, जो मेरे पास है वो ले जाओ। गांव आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट गांव हुआ करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद जो बाकी देश दुनिया से हम जुड़े, अंग्रेजों का राज तो अमेरिका में भी, अंग्रेजों का राज तो भारत में भी। अमेरिका में किसी साल अकाल पड़ा, उनकी कपास हुई नहीं, तो कपास की पूर्ति भारत से करते।
वहां कपास चाहिए, भारत से कपास लेके जाते। अब जिस साल वो भारत से कपास लेके जाते, उस साल अपने यहां कपास की रेट बढ़ जाती बहुत ज्यादा। किसानों को एकदम मजा आ गया, अगली बार सब लोग कपास उगाएंगे। किसान उस इंटरनेशनल मार्केट के फ्लक्चुएशन को समझ नहीं पा रहा था कि अगली बार अमेरिका में कपास की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भाव वापस धड़ाम से नीचे गिर जाया करते थे और किसान गजब घाटे की स्थिति के अंदर चला जाया करता था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण कुछ साल पहले हमने राजस्थान के अंदर जो अपनी पीढ़ी वाले लोगों ने देखा, गवार। अमेरिका में सेल गैस की खोज हुई थी, गवार गम की आवश्यकता थी, इसलिए गवार के भाव अपने ग्रामीण इलाकों में 40,000 रुपए क्विंटल तक हो गए थे। लोग गवार की एक बोरी बेच के आते टाइम हीरो होंडा की मोटरसाइकिल घर पे लेके आ जाया करते थे। इसलिए अगले साल सारे किसानों ने गवार 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 ही उगाया था। 2800 रुपए क्विंटल बेचा था। कई मेरे जैसे 1.5 सियाने पड़े तो उन्होंने गांव के अंदर खरीद और लिया कि छोटा किसान है जिसके किसी के 10 क्विंटल हुआ 20 क्विंटल है, उसको तू कहां मंडी में बेचने जाएगा, इधर ही बेच दे गांव में। उसने किस भाव से दोगे? का 35,000 क्विंटल दे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि भाव तो 40 का 45 जाएगा, मैं इसे 35 लेके 45 बेचूंगा तो वहां से 10,000 रुपए क्विंटल और कमा लूंगा। हालतें खराब हो गई थी। किसान उस बात को समझ नहीं पाए कि ये क्यों बढ़ जाता है और क्यों घट जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट के जुड़ने की वजह से फसलों के जो रेट कम ज्यादा हुआ करते थे, उसका किसानों पर बड़ा जोरदार फर्क पड़ता। कैसे? जैसे मैं बताता हूं, वो भी जागीरी इलाकों में। छठा हो गया ना, फसल का बाजार भाव। मार्केट प्राइस उसकी कम ज्यादा जब होती, कम हो गई या अधिक हो गई, तो भी उस पर फर्क पड़ता। ये बेसिकली जागीरी इलाकों के अंदर ज्यादा बड़ी बात है। जागीरी इलाकों में इसका कैसे फर्क पड़ता? अब याद करो, मैंने बताया था कि जागीरी क्षेत्रों में नगद में नहीं लिया जाता था, बल्कि जागीरी क्षेत्रों के अंदर भी ये कैसे लिया जाता था? तो फसल के रूप में लिया जाता। अब मान लो फसल की रेट ज्यादा हो गई, मार्केट प्राइस उसकी ज्यादा चल रही है, तो भी किसान के कोई फायदा नहीं, उसको तो उतना ही लगान देना पड़ेगा। कि मैं यूं, इस बात को आप यूं समझिए कि मान लो किसी किसान को 2 क्विंटल लगान देना पड़ता है, कि जितना हवा उसका 2 क्विंटल जागीरदार लेके जाएगा, अनाज के रूप में लेके जाएगा। अब मान लो यहां पर ये नकदी के अंदर लिया जाए और ये कहा जाए कि भाई 200 रुपए लिए जाएंगे, तो 200 रुपए लिए जाएंगे। तो पहले मान लो 200 रुपए का 2 क्विंटल आता था, तो 2 क्विंटल बेचा और 200 रुपए मिले, उसने पकड़ा दिया। अब फसल के बाजार भाव बढ़े और 1 क्विंटल के 200 रुपए हो गए। अब यदि उसे 200 रुपए देने पड़ते तो उसके क्विंटल कितना लगा? 1 ही लगा। पर अब चूंकि रेट तो बढ़ गए, लेकिन उससे तो लगान के रूप में फसल ही ली जाएगी, इसलिए रेट बढ़ने पे भी उसको फायदा नहीं होता था, क्योंकि लगान जिन्स के रूप में लिया जाता था। रेट कम हो गए तो उसकी जो बचत हुआ करती थी, उसके पास जो बचता, उसका मूल्य कम हो गया। सेविंग जो थी उसका मूल्य अपने आप कम हो जाया करता। तो इन फसल के बाजार भाव के कम ज्यादा होने से किसान प्रभावित होने लग गया था, पहले प्रभावित नहीं हुआ करता था। अब किसान प्रभावित हुआ तो वो अब इन सब चीजों के लिए सामंतों को, राजाओं को जिम्मेदार समझता, क्योंकि उन्हीं की वजह से मार्केट खुल रहा था। अंग्रेजों के उनके कॉन्टेक्ट की वजह से फसलों के बाजार भाव ऊपर नीचे हो रहे थे। वो इनके लिए भी उसको दोषी मानता और उसको लगता है कि नहीं यार ये बात बहुत गलत है। और चीजें, राजा व सामंतों का पूरा अस्तित्व है। राजा व सामंतों की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो अंग्रेजों पर है।
और जब उन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेजों पर निर्भर मान लिया कि भाई इनका आशीर्वाद रहेगा तो बने रहेंगे, वरना नहीं बने रहेंगे, जब ये क्लियर हो गया तो राजा और सामंतों ने किसानों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। पहले राजा जहां उनके सुख दुख हारी बीमारी शादी ब्याह में काम आया करता था, सामंत भागीदार हुआ करते थे, अब वो भागीदारी, वो पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया था। वो जो बॉन्डिंग थी, वो जो कनेक्शन था आपके बीच का, वो टूट चुका था। इस वजह से भी अब शोषण ज्यादा होने लगा, वरना पहले आपको उनके सुख दुख का पता होता था, अब तो आपको ये भी नहीं पता। और कितने नंबर थे पिछले? 7, इसको मैं 8 कर दूं। राजाओं पे, सामंतों पे पाश्चात्य जीवन शैली का प्रभाव पड़ा। वेस्टर्न लाइफस्टाइल आई। पहले धोतियों में घूमना होता था, अब उसके कपड़े अच्छे थे, देसी ठर्रा पिया करता था पहले, उसको स्कॉच पीनी थी, उसके गेम अलग थे, खाना पीना सब कुछ उसका चेंज हो रहा था, तो वैसा पैसे ज्यादा लगे, लग्जरी बढ़ गई उसकी। और धातु मुद्रा पे निर्भरता बढ़ी कि केस चाहिए अब सब कुछ। इन सब चीजों ने टैक्स बढ़ाने में मदद की। कि पहले कोई भी चीज जो आपके पास अच्छी चीज है वो दे जाओ, अब वो चीज नहीं बची। पहले राजा कोई गेट अच्छा बनाता तो उसका गेट ले लिया करता, राजा ने कहा मैं गेट में ले आऊंगा, तू पैसे ला। ये भी अपने आप में एक बड़ी जोरदार सी दिक्कत है। फिर पहले लोगों को नकदी मिलती थी, कुछ नकदी फसलें थी अपने, जैसे अफीम। अफीम एक कैश क्रॉप है, किसानों को अफीम से कैश मिल जाया करता था, लेकिन अफीम की खेती बंद कर दी गई। हमने पढ़ा है मेवाड़ के जो खालसा क्षेत्र वाले किसान थे, उनके तो आंदोलन का एक बड़ा कारण ही ये था कि अफीम की खेती बंद कर दी गई थी, इस वजह से उन्होंने किसान आंदोलन किया था। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से किसानों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो आंदोलन किए थे वो कर दिए थे। फिर 9 ये हो गए, 10। अब आप लास्ट में, ये तो हमने कॉमन छांट ली, अब आप कुछ और लिख देना, चौरी कर, तलवार बंधाई कर, है ना, जकात शेखावटी में। और कारण अलवर में आपके राजपूत किसानों के विशेष अधिकार समाप्त, या राजपूत और ब्राह्मण किसानों के विशेष अधिकार समाप्त। स्पेशल राइट्स जो थे, प्रिविलेजेस जो थे, वो खत्म कर दिए गए। इन कारणों की वजह से किसानों ने आंदोलन कर दिए थे। 10 कारण हो गए, हर में 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 बातें थी। आप ढंग से लिखने बैठोगे तो 200 शब्द हो जाएंगे। अब ये आपकी कला, आप कला इसको डेवलप कीजिए कि आप इनको समराइज कैसे कर सकते हैं, आप इनको 100 शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। हालांकि 100 वाला 130 तक जाए, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपने। और हम एक बार बात करते हैं, देखो सारे के सारे वापस पढ़ते हैं आपने क्या क्या बातें पढ़ी। कारण पहले हम, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात कि राजस्थान में खालसा क्षेत्रों की भूमि कम थी और जागीरी क्षेत्रों की भूमि अधिक थी। यही कारण है कि अपने यहाँ पे जागीरी क्षेत्रों में आंदोलन अधिक हुए थे, खालसा क्षेत्रों में आंदोलन कम हुए थे, क्योंकि वहां जागीरदार के पास जमीन ज्यादा है। जागीरदार वाले, मैंने बताया था, वहां ट्रिपल कंट्रोल है अपने आप, वहां पर शोषण ज्यादा है। कारण है वहां भूमि बंदोबस्त भी नहीं हो पाए। अभी मैं और आगे बात करेंगे अपने इसकी। खालसा क्षेत्र की जमीन पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खालसा क्षेत्र की ज्यादा थी, पर पश्चिमी राजस्थान में जागीर क्षेत्र वाली अधिक थी।
खालसा में भूमि बंदोबस्त हो गए थे, नकदी में टैक्स लिया जाता था। जागीर में भूमि बंदोबस्त नहीं हुए थे और वहां फसल या जिन्स के रूप में टैक्स लिया जाता था। और बात बताऊं, जहां पर भी नकदी में लिया जाता था ना, तो यहाँ पे महाजनों को उत्तरदायी किया गया कि भाई आपका ये जिम्मेदारी है कि सबका नकदी में टैक्स आ जाना चाहिए। इस व्यवस्था को साध प्रथा कहते थे। तो कभी कोई पूछ ले साध प्रथा, कि खालसा क्षेत्रों में नकदी में भू राजस्व लिया जाता था और इसके लिए महाजनों को उत्तरदायी किया गया था, इस व्यवस्था को साध प्रथा कहा जाता था। और जागीरों में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ, वहां फसल और जिन्स के रूप में लिया जाता। अंग्रेजों ने राजस्थान में सामंतवाद को खत्म नहीं किया, बल्कि लोकल फ्यूडलिज्म के साथ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का अलायंस बन गया था, कॉलोनाइजेशन हो गया था। कारण पढ़े हमने, भू राजस्व क्या कारण हो सकते हैं? भू राजस्व ज्यादा था, जागीरी क्षेत्रों में जागीरदार समय समय पर बढ़ा दिया करते, और खालसा क्षेत्रों में जो साहूकार थे, जो लैंडर थे, जो साध प्रथा के तहत लोगों को नगद दिया करते थे, किसान उनके चंगुल में फंसने लगे। अकाल के टाइम में भी कोई रिबेट नहीं दी जाती थी आपको। लाटा कुंता अपने आप में एक लुटेरी व्यवस्था बन के रह गई थी। अन्य लाग बागें बहुत अधिक हो गई थी, बेगार ली जाती थी। चाकरी को जब रोकड़ में, सर्विसेज को जब केस में बदल दिया गया, तो जागीरदारों ने नई नई प्रकार के लाग बाग लगाने शुरू कर दी। यही कारण है कि लाग बागें बढ़ गई थी। आपके कुटीर उद्योग धंधे खत्म हो गए थे, इसलिए वहां काम करने वाले लोगों का एक बड़ा प्रतिशत कृषि की तरफ आ गया था। इसलिए एग्रीकल्चर लेबरर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इस वजह से जो किसानों का शोषण था अधिक था। 1891 में जो 54% थे, वो 1931 में जाके 73% के आसपास पहुंच गए थे। फसल का बाजार भाव कम ज्यादा होने से भी किसानों को बहुत फर्क पड़ता। जागीरी क्षेत्रों में यदि फसल का बाजार भाव बढ़ भी जाता तो भी किसान के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसे तो लगान जो था वो जिन्स के कमोडिटी के रूप में देना पड़ता था। पर यदि फसल का बाजार भाव कम हो जाता तो उसकी जो सेविंग थी, उसकी जो बचत फसल थी, उसकी रेट अपने आप में कम हो जाया करती थी। राजा और सामंतों का अब अस्तित्व पूरी तरीके से जब अंग्रेजों पर ही डिपेंड हो गया था, तो राजा और सामंतों ने किसानों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था, इग्नोर करना शुरू कर दिया था उनको। राजा और सामंतों ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनानी शुरू कर दी थी, उनकी लग्जरी बढ़ गई थी। अब उनको कैश चाहिए था ज्यादा, धातु मुद्रा पर उनकी निर्भरता बढ़ रही थी। इस वजह से भी टैक्स वगैरह बढ़ाए गए, नए नए प्रकार के कर लादने शुरू कर दिए। अफीम की खेती बंद हो गई, तो जहां कहीं से नकदी आ सकती थी वो नकदी आनी भी बंद हो गई। और सबसे बड़ी बात, चौरी कर, तलवार बंधाई कर, जकात कर, राजपूत ब्राह्मण किसानों के विशेष अधिकार समाप्त करना, ऐसे अनेक अनेक कारण रहे जिसकी वजह से जो किसान थे वो आंदोलन करने पर आमादा हो गए, आंदोलन करने उनके लिए जरूरी हो गए। पिछली बार का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आप और दिमाग लगाना। मैं फिर कहूं, ये 10 कारण अंतिम नहीं है, क्योंकि आप ये कह दोगे ये तो वर्मा जी की वाक्य, इनके बाहर कुछ भी नहीं। आप अपना और दिमाग लगाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1-2 कारण और भी ढूंढ पाएंगे, इनके अंदर वो लगा पाएंगे। और किसी टीचर को सबसे अच्छा तभी लगे जब उसका स्टूडेंट उससे भी आगे 2 कदम जा पाए और 2 नए कारण और ढूंढ पाए। आप यदि वो जो नोट डालते हो, मैं उसमें और चेक करूंगा आपने से कितने कारण डाले हैं। कल वाली क्लास के अंदर मैं आपको विशेषताएं और इसके प्रभाव क्या थे वो और पढ़ा दूंगा। थैंक यू।